जय हिंद दोस्तों। एम एस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग पुलिस मैनुअल पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिनसे अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। तो देरी नहीं करते हुए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, जिसका मैंने पुलिस उपाधीक्षक से लेकर पुलिस महानिदेशक तक के कंधे पर कौन कौन से बैच धारण करते हैं, इसका वर्णन करें। ये प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसका मैंने डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना के डाल दिया है, आप लोग उसे देख लीजिए। फिर आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो पुलिस हस्तक नियम 1052 में, पुलिस हस्तक नियम 1052 में परिशिष्ट 65 में रैंक और बैच के बारे में उल्लेखित है, जो निम्न प्रकार है। तो सबसे जो बड़े रैंक के पदाधिकारी होते हैं पुलिस विभाग में, उसे हम लोग कहते हैं पुलिस महानिदेशक, जिसे हम लोग डीजीपी बोलते हैं, या एडीजीपी भी उसे। देखिए, डीजीपी, एडीजीपी और एसडीजीपी तीनों का बैच सेम होता है। तो सबसे पहले इसका बैच कैसे देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे क्रॉस ऑफ स्वॉर्ड, मतलब कि क्रॉस ऑफ स्वॉर्ड तलवार रहती है और बैटन रहता है। यहाँ देख रहे होंगे क्रॉस और स्वॉर्ड और बैटन रहता है। उसके बाद नेशनल एम्ब्लेम, मतलब इसको जो हम लोग बोलते हैं अशोक स्तंभ, क्या रहता है, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ रहता है। उसके बाद कॉलर बैच रहता है। ये जो देख रहे हैं आईपीएस का लिखा हुआ, ये आईपीएस का क्या रहता है, तो कॉलर बैच लिखा हुआ रहता है। तो ये पुलिस महानिदेशक की है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुलिस महानिरीक्षक, मतलब आईजी के बारे में देखेंगे। तो आईपीएस लिखा हुआ रहेगा, आईपीएस लिखा, क्योंकि ये सभी एसपी से ही प्रमोशन होकर बनते, इसीलिए यहाँ पर आईपीएस लिखा था। क्रॉस ऑफ स्वॉर्ड रहेगा, बैटन रहेगा, एक स्टार रहेगा। देख रहे हैं आप लोग यहाँ क्या, कितने स्टार है, एक स्टार है। और कॉलर बैच रहेगा, कॉलर बैच पर क्या लिखा रहेगा, तो आईपीएस लिखा हुआ रहेगा। अगला है हमारा पुलिस उप महानिरीक्षक। यहाँ देख रहे होंगे पुलिस उप महानिरीक्षक, इसको हम लोग बोलते हैं डीआईजी। तो आईपीएस लिखा हुआ रहेगा, देख रहे हैं यहाँ पर आईपीएस लिखा हुआ रहता है। 3 स्टार लगा हुआ है, 3 स्टार लगा हुआ है। और उसके बाद अशोक स्तंभ और कॉलर बैच, अशोक स्तंभ और ये कॉलर का बैच देख रहे हैं, तो यही है। उसके बाद है अगला प्रबल कोटि के पुलिस अधीक्षक। जो प्रबल कोटि के होते हैं, कहने का मतलब जो 15 वर्ष से अधिक सेवा कार्य के, जिसे हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय कहते हैं। यहाँ देख रहे होंगे आप लोग वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, जो प्रबल कोटि के होते हैं, जो एसपी रहते हैं। एसपी में जो 15 वर्ष की जो सेवा पूरा कर देते हैं, उसी को हम लोग एसएसपी बोलते हैं। तो देख लीजिए आईपीएस लगा हुआ आएगा, आईपीएस का बैच लगा हुआ है, 2 स्टार लगा है, 2 स्टार लगा है। अशोक स्तंभ लगा हुआ, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे अशोक स्तंभ और कॉलर बैच, ये जो कॉलर है ये कॉलर बैच लगा हुआ रहेगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि जिला पुलिस अधीक्षक समादेष्टा बीएसएपी वह वेतनमान 10 वर्ष से अधिक किंतु 15 वर्ष से कम सेवा वाले सभी पदाधिकारी। ये प्रोफेशनल पीरियड के जो अधिकारी होते हैं, उसमें क्या रहेगा था, आईपीएस रहेगा, अशोक स्तंभ रहेगा और 1 स्टार रहेगा। यहाँ देख रहे होंगे ये एसपी, तो क्या रहेगा, आईपीएस लिखा हुआ रहेगा, अशोक स्तंभ लिखा रहेगा और 1 स्टार रहेगा। जो 10 वर्ष अधिक किंतु 15 वर्ष से कम किया हो, अगर 10 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम है तो एसपी, और 15 वर्ष अधिक है तो एसएसपी। तो याद रखिएगा आईपीएस लिखा रहेगा, 1 स्टार रहेगा और 1 अशोक स्तंभ। उसके बाद अवर पुलिस अधीक्षक, मतलब एडिशनल एसपी, यहाँ देख रहे होंगे एडिशनल एसपी। तो एडिशनल एसपी में क्या रहता है, बीपीएस लिखा रहेगा आपका, अगर वो राज्य से चयनित हो क्या है, और 1 अशोक स्तंभ, 1 अशोक स्तंभ और बीपीएस लिखा रहेगा। बिहार से बीपीएससी के माध्यम से आते हैं तो बीपीएस लिखा हुआ रहेगा। अगला है हमारा अवर पुलिस अधीक्षक, जिसको एडिशनल एसपी कहते हैं। एडिशनल एसपी आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, बीपीएस लिखा रहेगा और अशोक स्तंभ। उसके बाद अनुमंडल सहायक पुलिस अधीक्षक, जिसको बोलते हैं एएसपी। इस पर क्या रहते हैं, 3 स्टार लगा हुआ रहता है। ये 3 वर्ष से अधिक सेवा काल के पदाधिकारी होते हैं। जो 3 वर्ष के जो सेवा काल के पदाधिकारी होते हैं, उनमें आईपीएस लिखा हुआ रहेगा और 3 स्टार लिखा रहेगा। यार यहाँ देख लीजिए आप, जो आईपीएस लिखा हुआ है और 3 स्टार लगा हुआ है। उसके बाद सहायक पुलिस अधीक्षक,
सहायक पुलिस अधीक्षक, जिसको हम लोग DYSP कहते हैं, तो IPS लिखा रहेगा। 2 स्टार रहेंगे जो 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम सेवा काल के पुलिस पदाधिकारी होंगे। सहायक पुलिस अधीक्षक मतलब वही एडिशनल SP, एडिशनल असिस्टेंट पुलिस अधीक्षक हो गया ये। तो उस पर IPS लिखा रहेगा, 2 स्टार लिखा रहेंगे और 2 वर्ष से अधिक की नौकरी होगी किंतु 3 वर्ष से कम की नौकरी होगी। उसके बाद है सहायक पुलिस अधीक्षक। क्या है? सहायक पुलिस अधीक्षक। तो सहायक पुलिस अधीक्षक में क्या रहेगा? IPS लिखा रहेगा और 1 स्टार रहेगा। 1 वर्ष से ज़्यादा सेवा काल के पदाधिकारी किंतु 2 वर्ष, ये सब प्रोबेशनल पीरियड के पदाधिकारी होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है पुलिस अधीक्षक DYSP। तो DYSP यहाँ आप लोग देख रहे होंगे DYSP। तो DYSP में क्या रहते हैं? तो 3 स्टार लगा हुआ रहेगा और BPS का लोगो लगा हुआ रहेगा। उसके बाद पुलिस उपाधीक्षक परिवीक्षमान, जो प्रोबेशनल पीरियड में जो 1 वर्ष की सेवा काल पदाधिकारी है, तो BPS लिखा रहेगा और 2 स्टार रहेगा। याद रखिएगा जो प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं ना, 1 स्टार हमेशा घट जाता है जो भी प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं। अगला प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक, तो ये BPS लगा रहेगा और 1 स्टार लगा रहेगा। मैंने पहले ही कहा कि प्रोबेशनल पीरियड में रहेंगे तो हमेशा 1 स्टार घट जाएगा। देखिए पुलिस उपाधीक्षक था, यहाँ भी पुलिस उपाधीक्षक है, लेकिन यहाँ प्रोबेशन लग गया है तो 1 स्टार घट गया, 2 स्टार से 1 स्टार आ गया। तो यही आपका पुलिस का जो बैच वगैरह है, ये से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैंने बना रखा है, तो वहाँ जाके आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद इन सारे प्रश्नों को हल आप लोग कीजिएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न जो है हम लोग देखेंगे कि विभागीय कार्यवाही से आप क्या समझते हैं, पुलिस हस्तक्षेप में इसके जुड़े नियमों का वर्णन करें। हमारा अगला प्रश्न है कि विभागीय कार्रवाई से आप क्या समझते हैं, पुलिस हस्तक्षेप में जुड़े इससे नियमों का वर्णन करें। मतलब विभागीय कार्रवाई क्या, जिसको हम लोग प्रोसीडिंग बोलते हैं, प्रोसीडिंग से क्या समझते हैं और पुलिस हस्तक्षेप में नियम में इनसे जुड़े नियमों का वर्णन करें। तो कहा गया है कि पुलिस हस्तक्षेप नियम 828 में विभागीय कार्यवाही के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि 824 में क से लेकर च तक जितने भी विरहित दंड हैं, जैसे बर्खास्तगी, सेवा से हटाए जाना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पंक्तिच्युति, वेतन वृद्धि समापहरण, कलांक, जो विरहन दंड के श्रेणी में आते हैं, विभागीय कार्रवाई के उपरांत ही दिया जाएगा। विभागीय कार्रवाई जांच के बाद ही चलाया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए आपसे अगर किसी तरह की कोई भूल हुई है, चूक हुई है, गलती हुई, मान लीजिए आप घूसखोरी में पकड़ा गए या फिर आपके थाना से कोई कैदी भाग गया, इस तरह के अगर या और कोई आपसे अगर अपराध हो जाता है तो क्या होती है कि सबसे पहले आपको मान लीजिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो सस्पेंड हो जाइएगा, उसके बाद क्या होगी, विभागीय जांच होगी। विभागीय जांच में अगर वो चीज़ें सत्य पाई जाती है तो उसके बाद क्या होगा, आप पे विभागीय कार्रवाई चलाई जाएगी। विभागीय कार्रवाई में आपको या तो बर्खास्त कर दिया जाएगा, या सेवा से हटा दिया जाएगा, या अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिलवा दिया जाएगा, या पंक्तिच्युति कर दिया जाएगा, या वेतन वृद्धि का समापन कर देगा, या आपको ब्लैक मार्क दिया जाएगा। जो भी विरहित दंड की श्रेणी में आएंगे वो आपको विभागीय कार्यवाही के बाद दिया जाएगा। ये याद रखिएगा, यही कहा गया है विभागीय कार्रवाई में। विभागीय कार्रवाई में आपको बचाव पक्ष को, मतलब जिस पर आरोप लगाया गया है, वो अपने बचाव का पूरा मौका दिया जाता है। कहने का मतलब कि अगर आपके थाना से मान लीजिए कोई कैदी भाग जाता है तो आपसे विभाग जब प्रोसीडिंग चलेगी आपके ऊपर, तो आपसे जवाब मांगा जाएगा कि किस प्रकार से कैदी जेल से भाग गया, अब उसमें आपकी क्या जवाबदेही थी, आप ड्यूटी पर थे तो क्यों नहीं उपस्थित थे। तो बहुत सारी चीज़ें आपसे जवाब मांगी जाएगी, या आप छुट्टी में तो नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें होगी। तो आपको बचाव का पक्ष दिया जाएगा। आपके बचाव पक्ष से संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर दंड नहीं दिया जाएगा, दंड खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर संतुष्ट नहीं हुए तो फिर आप पे दंड चालू रहेगा। विभागीय कार्यवाही में जो संचालन पदाधिकारी होते हैं, जो विभागीय कार्रवाई को संचालित करते हैं, आदेश पारित करने वाले पदाधिकारी से नीचे के पंक्ति के होंगे। मतलब जो आदेश पारित करेंगे, जो दंड देंगे, उससे क्या होंगे, नीचे के पदाधिकारी होंगे। उनको 90 दिन के अंदर अपना मंतव्य समर्पित करना होगा। मतलब 90 दिन के अंदर विभागीय कार्रवाई को संपन्न करना होगा। मतलब या तो दोष लगेगा, या तो उस पर दोष साबित होगा, या तो निर्दोष होगा।
उसके बाद कहा गया है पीएम रूल 825 के अनुसार कि विभागीय कार्यवाही के उपरांत दंड देने वाला अधिकारी कर्मी को नियुक्त करने वाले पदाधिकारी के नीचे के पंक्ति का ना हो। मतलब जो भी पदाधिकारी दंड देंगे, मान लीजिए इंस्पेक्टर को दंड देंगे तो इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के पदाधिकारी ही नियुक्त किए जाएंगे विभागीय कार्रवाई में संचालन करने के लिए। अगला है, कहा गया कि पीएम रूल नंबर 826 के अनुसार दंड देने वाले अधिकारी को अपराध के गंभीरता के अनुरूप ही दंड देना चाहिए। मतलब जिस प्रकार से आपका अपराध रहेगा उसी प्रकार से आपको दंड देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपसे छोटी मोटी गलती हो गई, मान लीजिए चार्जशीट आप गलत भर दिए या फिर आपके वजह से किसी कैदी को मान लीजिए लाभ मिल गया तो ऐसा नहीं कि आपको बर्खास्त कर दिया जाए। मतलब जितने आपका दंड, जितना आपकी दंड गंभीरता होगी अपराध की, उतना ही आपको दंड देना चाहिए। यही बताया गया है पीएम रूल नंबर 826 में। अगला कहा गया है पीएम रूल नंबर 832 में कि पंक्तिच्युति या वेतन वृद्धि को रोकना। पंक्तिच्युति मतलब डिमोशन या वेतन वृद्धि को रोकना से संबंधित आदेश में अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। कब तक के लिए आपको क्या कहते हैं पंक्तिच्युत किया गया है या आपके वेतन वृद्धि को रोका गया है। उस पंक्ति से नीचे आपको नीचे नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आप अगर किसी विभाग में डायरेक्ट एसआई बने हैं तो आपको जब पंक्तिच्युति दिया जाएगा तो आप एसआई से मान लीजिए आप इंस्पेक्टर बन गए हैं, तो इंस्पेक्टर बन गए हैं तो मान लीजिए आपसे कोई अगर अपराध हो जाता है तो जो आपके सीनियर पदाधिकारी होंगे वो आपको अगर दंड देना चाहते हैं तो आपको इंस्पेक्टर से पुनः एसआई बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एसआई पर डायरेक्ट अगर प्रतिनियुक्त हुए हैं तो आपको कांस्टेबल बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। मतलब जिस पद पर आप नियुक्त हुए हैं उस पद से ना ही नीचे आपको भेजा जा सकता है, उससे नीचे आपको भेजा ही नहीं जा सकता है। तो यही कहा गया है 832 में। उसके बाद पीएम रूल नंबर 830 में उल्लेख किया गया कलंक का दंड एक अपराध के लिए एक से अधिक नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर नैतिक दुराचार के मामले की बात की जाएगी तो दिए जा सकते हैं। मतलब एक अपराध के लिए एक से अधिक कलंक दिए जा सकते हैं, लेकिन जब नैतिक दुराचार की बात आएगी वरना नहीं दिया जाएगा। अब हमारा जो अगला प्रश्न है कि पुलिस हस्तक नियम 828 के ग के तहत जो कार्रवाई की जाती है, जिसको विभागीय कार्रवाई एवं विभागीय जांच की प्रक्रिया में अंतर भी कहता है, बताने के लिए। तो 828 के ग में बताया गया है विभागीय जांच। तो विभागीय जांच से आप क्या समझते हैं? उसके बाद पूछा गया है कि विभागीय कार्रवाई और विभागीय जांच की प्रक्रिया में क्या अंतर है। तो पुलिस हस्तक नियम 828 ग के अनुसार जो उपबंध जिसके अंतर्गत अपचारी को केवल वेतन वृद्धि का सामना, मान लीजिए कि आपने कोई अपराध किया है, उसके बाद अपराध करने के बाद अगर आप पे जांच बैठती है, जांच बैठने के बाद आप दोषी साबित होते हैं तो 828 के ग के अंतर्गत बताया गया है कि अगर जांच में दोषी पाए जाने के बाद आप पे क्या होगा, वेतन वृद्धि का समापन। मतलब वेतन में वृद्धि होने संबंधी जो भी आपको सुविधा मिलेगी वो सब का सब रोक दिया जाएगा। यही होता है वेतन वृद्धि का समापन दंड दिया जाएगा। यह दंड कार्यवाही के रूप में औपचारिक जांच के बिना दिया जा सकता है, किंतु व्यक्ति के विरुद्ध हर एक आरोप के संबंध में एक एक कर उसका उत्तर और अंत में हर एक आरोप के संबंध में दंड देने वाले अधिकारी का मंतव्य साफ साफ दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आपसे अगर कोई अपराध होता है तो डायरेक्ट आपका वेतन वृद्धि का समापन रोका जा सकता है, बिना जांच के भी आपका वेतन वृद्धि के समापन का दंड दिया जा सकता है। लेकिन हर एक दंड के लिए उसका उत्तर और हर एक आरोप के संबंध में दंड देने वाले अधिकारी का मंतव्य साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहेगा कि किस कारण से आपका और कौन से आपने अपराध किया है। अब हम लोग देखते हैं विभागीय कार्रवाई विभागीय जांच की प्रक्रिया में क्या अंतर है। ये 100% ये प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। अब हम लोग अंतर समझेंगे विभागीय कार्यवाही में और विभागीय पुलिस हस्तक नियम 828 के ग में, इसको हम तो विभागीय जांच भी कहते हैं। तो विभागीय कार्रवाई और विभागीय जांच में क्या अंतर है? तो विभागीय जांच होती है, यह प्रारंभिक प्रक्रिया होती है। जैसे ही आप पर कोई आरोप लगता है तो तुरंत आपको एक सस्पेंड करके या किसी तरह का कोई सज़ा देकर आप तुरंत विभागीय जांच चलाई जाएगी। लेकिन जांच के बाद जब आप प्रोसीडिंग जिसको कहते हैं, जांच के बाद ही चलाया जा सकता है विभागीय कार्रवाई, जिसके अंतर्गत आपको बिना दंड दिया जाता है। विभागीय जांच में मान लीजिए आपको क्या किया जाएगा, सस्पेंड कर दिया गया है, विभागीय जांच बैठ जाएगी। मान लीजिए आपने कोई अपराध किया तो आपको क्या किया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड करने के बाद आप क्या होगी, विभागीय जांच बैठेगी। उस जांच में अगर आपका आरोप सिद्ध हो गया तो क्या होगी,
कि आपको फिर विभागीय कार्रवाई चलाकर आपको वृहद दंड दिए जा सकते हैं, जैसे ब्लैक मार्क, वेतन वृद्धि के समापन, पंक्तिच्युति आदि दिए जा सकते हैं। लेकिन विभागीय जांच में अगर आप निर्दोष साबित हो गए तो फिर आप को जो सस्पेंड भी जो किया गया था उससे भी आपको रिलीज कर दिया जाएगा। यही होता है विभागीय कार्रवाई या विभागीय जाँच में। तो विभागीय जांच में वेतन वृद्धि के समापन का ही विशेषतः दंड दिया जाता है, क्योंकि छोटी मोटी गलतियां होने पर ही विभागीय जांच, लेकिन इसमें किसी प्रकार का दंड दिया जा सकता है जो क से च तक में है 824 का। उसके बाद है कि इसमें आरोपी को आरोप का आधार बताते हुए बचाव का पूरा मौका दिया, क्योंकि जब प्रोसीडिंग चलती है आपके ऊपर तो आपको पूरा मौका दिया जाता है कि आप अपना बचाव का पक्ष रखिए कि आपसे ये गलती हुई, जानबूझकर हुई है या अनजाने में हुई है, या आपकी उसमें संलिप्तता है या नहीं है। लेकिन विभागीय जांच में ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं होता। आप पे पहले सीधे आपको पहले सस्पेंड करेगा, उसके बाद आपकी विभागीय जांच बैठेगी। प्रस्तावित दंड वेतन वृद्धि जब्त करना नहीं होकर कोई दूसरा दंड दिए जाने का हो तो जांच संचिका को विभागीय कार्रवाई संचिका का अंग बनाकर विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। मैंने अभी ही बताया कि वेतन वृद्धि से संबंधित अगर कोई चीज़ें होंगी तो विभागीय जांच हो जाएगी। विभागीय जांच में ही उस प्रकार का दंड दिया जा सकेगा वेतन वृद्धि का समापन। लेकिन वेतन वृद्धि के समापन के अलावे अगर कोई और दंड देने की बात आगे आ जाएगी तो आप पे विभागीय कार्रवाई चलेगी। यह एक छोटी जांच की कार्रवाई होती है, सही बात है। इसमें आरोपित को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप को सुनाकर हर आरोप उसके बचाव को लिखा जाता है। गवाहों का बयान लेना जरूरी नहीं होता है। इसमें आप जांच में अपना गवाह नहीं दे सकते, गवाह का बयान लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है, इसमें आदेश पारित करने वाले जो अधिकारी होते हैं, जो दंड देते हैं, अधिकारी से नीचे का कोई अधिकारी कार्रवाई का संचालन करता है तथा संचालन अधिकारी के मंतव्य के आधार पर दंड दिया जाता है या असहमति के कारण बताकर अन्य कोई दंड दिया जाता है। अगला है, मतलब ये कहने का मतलब है कि जो भी अधिकारी आपको दंड देंगे तो जो कार्रवाई का संचालन करेंगे वो अधिकारी जिनको दंड देंगे उनसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। अगला है, आदेश पारित करने वाले अधिकारी दूसरे अधिकारी को जांच करने का आदेश या स्वयं भी जांच का आदेश पारित कर सकते हैं। मतलब जो आदेश देंगे इसमें विभागीय जांच का, वो किसी दूसरे अधिकारी को भी जांच कार्य दे सकते हैं कि आप जांच कर लीजिए, या वो खुद जांच कर सकते हैं। अगला है कि आरोप पत्र देना, बचाव प्राप्त करना, गवाहों का बयान लेना, आरोपित को प्रति परीक्षण का मौका देना, बचाव का गवाह और लिखित बयान लेना, संचालन पदाधिकारी का मंतव्य देकर स्पष्टीकरण लेकर आदेश पारित किए जाने का प्रावधान है। मतलब अगर आप पर विभागीय कार्रवाई चलेगी तो आप पे पहले चार्जशीट फाइल होगा। चार्जशीट फाइल होने के बाद आपको बचाव प्राप्त करना पड़ेगा, और आप गवाह भी दे सकते हैं कि हम इस समय यहाँ थे, हमसे ये गलती नहीं हुई है, हम पे गलत आरोप लगाया गया है। फिर आरोपित को प्रति परीक्षा होगा, आपका पुनः परीक्षा होगा, आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा का मौका। जो बचाव होंगे वो भी अपना गवाह प्रस्तुत करेंगे, लिखित बयान दे सकते हैं। संचालन जो पदाधिकारी होंगे जो इस कार्रवाई को संचालित करेंगे वो अपना मंतव्य देकर स्पष्टीकरण लेकर आदेश पारित किए जाने का प्रावधान पारित करेंगे। इसमें सीधे आरोपित को बचाव जानकर निर्णय लेने का अधिकार होता है। इसमें आरोपित अपना बचाव करेंगे, इसीलिए इस पर क्या किया जाता है, इस पर डायरेक्ट निर्णय लिया जाता है। तो यही है। तो आप लोग इसी तरह से लिख सकते हैं विभागीय जांच और विभागीय कार्रवाई। तो विभागीय जांच पीएम रूल नंबर कितना में है, 828 के ग में है। और विभागीय जांच जो होती है यह दूसरी प्रक्रिया होती है, विभागीय जांच प्रारंभिक होती है, इसके बाद ही यह विभागीय कार्रवाई चलाई जाती है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि थाना प्रभारी जो एसएचओ होते हैं, थाना प्रभारी के कर्तव्य का उल्लेख पुलिस हस्तक्षेप नियम के साथ करें। तो इस प्रश्न का जब आप लोग उत्तर लिखिएगा तो सबसे पहला आप लोग यही लिखिएगा कि यह पुलिस हस्तक्षेप नियम 81 में पुलिस थाना के थाना अध्यक्ष के कर्तव्य का उल्लेखित है, जो निम्न प्रकार है। मतलब थाना अध्यक्ष जो आपके एसएचओ होते हैं उनके जो कर्तव्य होते हैं वो पीएम रूल नंबर कितना में बताया गया है, 81 में बताया गया है। तो सीधी सी बात आप लोग समझिए कि आपके थाना क्षेत्र में जितना आप कोई भी काम कर सकते हैं उन सारे चीज़ों का आप लोग लिख दीजिएगा। फिर भी मैं एक बार पढ़ा देना चाहता हूँ कि जो एसएचओ होते हैं वो अपने अधीनस्थ जो पदाधिकारी होते हैं उनके व्यवस्थापन के लिए, उनके कार्य निष्पादन के लिए, शांति बनाए रखने, अपराध का अनुसंधान एवं उद्भेदन का उत्तरदायित्व निभाना है। मतलब जो भी थाना प्रभारी होते हैं वो अपने अधीनस्थों को शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए आदेश देते हैं, अपने कार्य का निष्पादन करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, और जो उनको केस मिलता है उन केस का अनुसंधान उद्भेदन करने का
आदेश देते हैं। यही थाना प्रभारी का कार्य होता है। अगला है कि अपने अधीनस्थों से गुजरने वाले अपराध कर्मियों के उचक्कों भ्रमणशील गिरोह को सही जानकारी एवं निगरानी बरतने या उन पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का आदेश देते हैं। उसके बाद अपने थाना अभिक्षेत्र में भ्रमण कर सूचना प्राप्त करते हैं किस जगह क्या हो रहा है, कोई दुर्घटना होने वाली तो नहीं है। तो अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो भी सूचनाएं होंगी उनको क्या करेंगे, ये संकलित करेंगे। अगला है कि अपराध निदेशिका में सिटी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तथा निगरानी अभिलेख में को ठीक से रखना। मतलब आपके थाना क्षेत्र में जो भी संचिका होगी, जो भी बही होगी, उन बहियों को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सीमावर्ती थाना के अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे। मतलब सीमावर्ती जो अधिकारी होंगे, वो बहुत सारे अपराधी क्या होते हैं कि क्राइम करने के बाद सीमावर्ती क्षेत्र में चले जाते हैं। तो आपको सीमावर्ती जो थाना क्षेत्र होगा उनसे क्या करना है, आपको सहयोग प्राप्त करना है। महत्वपूर्ण बातों पर सूचना संग्रह करना है और अधिकारियों को सूचित करना है। लाइसेंस अगर कोई प्राप्त है तो आयुध का भंडार, कारखाने, दुकान और आतिशबाजी के दुकानों का निरीक्षण करना है कि अगर कोई लाइसेंसी है तो वो लाइसेंसी है, उसका लाइसेंस फेल तो नहीं होगा। इन सब चीज़ों का क्या करना है, देख रेख करना है। भूमि विवाद एवं शांति भंग, मतलब भूमि विवाद बहुत आजकल तो सबसे बड़ा विवाद यही है, भूमि विवाद और शांति भंग के मामले में 2 प्रोसो की धारा 107 कर दीजिए, 144 कर दीजिए, जिसके अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन देना होता है। किसको देना होता है, एसडीएम महोदय को देना होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 पक्षों के बीच में अगर लग रहा है कि बहुत सारा विवाद हो सकता है, जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, तो क्या किया जाता है, 107 कर दिया जाता है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। अगला है कि आपके अगर थाना क्षेत्र में अगर नाव है, नाव पे घाट है, तो उस पर अधिक बोझ न लादा जाए, क्योंकि अधिक बोझ लादा जाएगा तो वो डूब जाएगा, जिससे क्या होगी, अप्रिय घटना घटित हो सकती है। तो वह सुनिश्चित करेंगे। सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण को रोकेंगे कि अगर सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण हो रहा है, मतलब रोड पर ही दुकान लगाया जा रहा है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखेंगे थाना प्रभारी। प्राकृतिक आपदा की हालत में बचाव, सुरक्षा और सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। प्राकृतिक आपदा में भी क्या करेंगे, बचाव, सुरक्षा और सहायता के लिए कदम उठाएंगे। तो इसका जो उत्तर आप लोग लिखिएगा तो यही लिखिएगा कि पीएम रूल नंबर 81 में थाना प्रभारी कर्तव्य। उसके बाद आपको जो भी चीज़ें आपके थाना के अंदर हुई होगी, आप लोग थाना में रहे होंगे, थाना प्रभारी किस प्रकार से रेगुलर गश्ती करते थे, किस प्रकार से छापामारी करते थे, किस प्रकार से मतलब कि बही संचिका का निरीक्षण करते थे, किस प्रकार से अपराध का उद्भेदन करते थे, ये सब चीज़ें आप लोग मन से भी लिख दीजिएगा 10 पॉइंट में, तो आप लोग का इस पर 100% अंक आ जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि मालखाना बही में किन किन सामानों की प्रविष्टि की जाएगी, विस्तृत विवरण दें। ये 10 अंकों कुल प्रश्न होता है। तो याद रखिएगा, मालखाना बही का जो संधारण होता है वो पीएम रूल नंबर 119 और 120 में वर्णित है, जिसके अनुसार कहा गया कि हर एक पुलिस थाने में पुलिस हस्तक प्रपत्र संख्या 18 में संधारित की जाने वाली बही है। सबसे पहले पीएम रूल नंबर कितना, 119 और 120 में मालखाना बही का चर्चा की गई है, जिसमें जो प्रपत्र संख्या होती है 18, जो फॉर्म नंबर होता है 18 में ही यह भरी जाती है। यह कितने प्रति में, 2 प्रति में भरी जाती है। ये मूल बातें हैं, पहले आप लोग यही लिखिएगा, 2 प्रति में भरी जाती है, जिसकी मूल प्रति मालखाना विवरणी का काम करेगी। मूल प्रति क्या करेगी, मालखाना विवरणी उसमें लिखी जाएगी। थाना प्रभारी, जो थाना के प्रभारी होते हैं, हर एक माह में कोर्ट प्रभारी को भेजेगा। कोर्ट प्रभारी से इसे मिलान करना पड़ता है, इसीलिए कोर्ट प्रभारी को भेजेगा, उसको सारी सूचनाएं दी जाएगी। इस बही में सभी पहचान योग्य चोरी की गई संपत्ति, चाहे बरामद हुई हो या नहीं हो, सभी चीज़ों को पुलिस अधिकारी द्वारा अपने जिम्मे पर ली जाती है। इस बही में उसके पहचान के चिन्हों के साथ चढ़ाई जाती है। मान लीजिए चाहे कुछ भी बरामद हुआ हो तो उस पर क्या किया था, एक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आपके थाना क्षेत्र में अगर बाइक बरामद हुआ है तो उस बाइक पर भी केस नंबर लिखे 713/22, इस तरह से दिनांक वगैरह, धारा वगैरह लिखा जाता है। तो कुछ न कुछ चिन्ह देकर उसका, उस वस्तु का वजन या मूल्य भी आदि लिखा जाता है। पुलिस हस्तक नियम 12 के अनुसार जब कोई आदमी कोई ऐसी चल संपत्ति जिसके कोई दावेदार नहीं है तो थाना प्रभारी ऐसी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई चल संपत्ति वो छोड़कर चला गया है, उसका कोई और दावेदार नहीं, तो ऐसी संपत्ति को थानेदार क्या करेगा, अपने कब्जे में ले लेगा और उसे मालखाना बही में संधारण कर देगा। इस प्रकार ली गई संपत्ति जिसको निर्वसियत संपत्ति भी कहा जाता है, संपत्ति भी मालखाना बही में दर्ज किए जाएंगे। नियम पीएम रूल नंबर 507 कारा हस्तक के अधीन मृत बंदी की, मतलब किसी कोई बंदी है
और वो मर गया है तो उसकी संपत्ति का भी क्या किया जाएगा, मालखाना बही में संधारण किया जाएगा, पुलिस के पास भेजेगा, संपत्ति में अंकित किया जाएगा। अगला है पुलिस हस्ताक्षर नियम 307 के अनुसार कोर्ट कार्यालय जो होते हैं जहाँ पर हम लोग मालखाना बही भेजते हैं में भी इस प्रकार की बही रखी जाती है जो पुलिस हस्तक नियम 51 के तहत संधारित की जाती है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी भी आई है कि मालखाना बही में किन किन सामानों की प्रविष्टि की जाती है। तो PM रूल नंबर 119 120 में प्रविष्टि की जाती है, प्रपत्र संख्या 18 में की जाती है, ये 2 प्रति में लिखी जाती है और इसमें निर्वसित संपत्ति आदि की लिखी जाती है और हर एक वस्तु पर पहचान के साथ वस्तु के वजन के साथ भी लिखा जाता है। और अगर किसी मतलब कि कोई मृत बंदी है, कैदी है, तो उसकी संपत्ति का भी मालखाना बही में संधारण किया जाता है। तो यही प्रश्न था। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग से पूछा जाएगा कि अपराध को दिखाने वाले जो संकेत हैं उन संकेतों के बारे में बतावें। तो अपराध में जो बहुत सारे जो संकेत होते हैं उन संकेतों का आप लोग देख लीजिए और उसे एक प्रयास कीजिए कि एक ट्रिक है, जैसे डकैती हो गया, लूट हो गया, गृह भेदन हो गया या अन्य दागियों की अपराधियों का निम्नलिखित संकेत और रंगों में दर्शाया जाएगा। जैसे डकैती पहले तिमाही में किया जाए या दूसरे तिमाही में किया जाए या तीसरी तिमाही में किया जाए या चौथी तिमाही में किया जाए, मतलब 1 वर्ष के अंतर्गत इस प्रकार की अगर चीज़ें होती है तो आप लोग पहले काला, फिर भूरा, फिर हरा, फिर लाल और सब में देखिएगा क्रॉस का चिन्ह है। इसको कैसे याद रखिएगा, डकैती में कितने अक्षर यहाँ पर 2 है तो दोनों को क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्रॉस कर दीजिएगा। इस तरह से याद रख लीजिएगा आप लोग कि डकैती में इस तरह देखिए, डकैती में कितने लकीर ऊपर में ये 2 है तो इस तरह से कटिंग कर देना है तो 2 हो जाएंगे। और ये ट्रिक रखिएगा BBGR ब्लैक ब्राउन ग्रीन रेड, ब्लैक ब्राउन ग्रीन रेड सब में कटिंग कर दीजिएगा। लूट में देखिएगा इस तरह से इसको हटा दीजिएगा, टॉक को तो 0 हो जाएगा तो इस तरह से 0 रखिएगा। ब्लैक ये काला करतूत ही है लूट भी, तो लूट जो है ये क्या होगा ब्लैक से। और गृह भेदन मतलब घर के किसी दरवाजे वगैरह या किसी मतलब क्या कहें किसी चीज़ को काट कर अगर आप अंदर घुसा दो उसको क्या कहते हैं लाल रेड। वैसे भी किसी चीज़ को काटते हैं तो लाल खून निकलता है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं गृह भेदन। तो ये लाल कलर का होगा लेकिन इस तरह से गोल निशान हो जाएगा। उसके बाद गृह भेदन दरवाजा खिड़की से प्रवेश करते हैं तो देखिए दरवाजा खिड़की किस प्रकार का होता है, चौखुटा होता है इस प्रकार का, तो इसको अभी क्या कहा लाल रेड लेकिन क्या हो जाएगा वर्गाकार हो जाएगा। गृह भेदन या अन्य प्रकार से करते हैं तो ये उल्टा त्रिभुज हो जाएगा लेकिन ये क्या होगा लाल रंग का हो जाएगा। सक्रिय अपराधियों का जो निवास स्थान पर की अगर हम लोग पहचान करेंगे तो उसको क्या करेंगे प्लस का चिन्ह दे देंगे, प्लस का चिन्ह, ये भी क्या होगा लाल होगा। तो आप लोग देखिए सारा जगह लाल ही है, बस ये लूट, इस लूट को देखिए, लूट सिर्फ काले कलर में है, बाकी सब आप लाल कलर में देखिए, बाकी उसका चिन्ह याद रख लीजिए आप लोग। और डकैती का तो मैंने बता ही दिया है BBGR और सब में जो क्या करना कटिंग कर देना है, गुना का चिन्ह कर देना है। तो यही है अपराधियों को दिखाने वाले जो संकेत हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये प्रश्न है कि पूछा जाता है कि फरारी बही कितने भागों में संधारित होती है, यही पूछा जाएगा। और इनमें जो प्रविष्टियाँ होती है उसकी प्रविष्टियाँ की क्या प्रक्रिया है, प्रविष्टि की क्या, फरारी बही में प्रविष्टि किस प्रकार से होती है और ये कितने भागों में संधारित होती है। तो याद रखिएगा फरारी बही जो है पुलिस हस्तक प्रपत्र संख्या 16 में एक बही रखी जाती है और यह 2 भागों में। फरारी बही कितने भागों में, 2 भागों में। इसमें देखिए 2 गो रॉ है, इस तरह से याद रख लीजिएगा फरारी बही कितने भागों में संधारित होती है, तो 2 भागों में संधारित होती है। सामान्यतः थाना क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले जितने भी फरार अपराधियों के नाम रहेंगे, चाहे उन्होंने जहां भी अपराध किए हो, मतलब आपके थाना क्षेत्र के अंतर्गत मान लीजिए कहीं और कोई क्राइम कर दिया और आपके थाना क्षेत्र में आके बस गए हैं, तो उन फरार अपराध कर्मियों का नाम आपको अपने फरारी बही में लिखना है। ये 2 भागों में संधारित होती है और भाग नंबर कितना है 16। दूसरा क्या कहता है कि उसमें भागे हुए दंड प्राप्त कर लिए हैं या फरार अपराधियों के नाम रहेंगे जिन्होंने थाना क्षेत्र के भीतर अपराध किया हो परंतु उसका निवास स्थान या तो मालूम हो या अन्य किसी थाना क्षेत्र में पड़ता है, उन सभी का जो मान लीजिए आपके थाना क्षेत्र में क्राइम कर दिया उसके बाद भागे फिर चल रहा, तो उनका भी फरारी पंजी में हम लोग क्या करेंगे, फरारी बही में उनका नाम दर्ज करेंगे। जिनके सगे संबंधी थाना क्षेत्र में रहते हो परंतु यह अपराध चाहे कहीं भी क्यों न किए हो, मान लीजिए उसके सगे संबंधी और कहीं किसी थाना क्षेत्र में रह रहा है तो उसका भी नाम पता वगैरह हम लोग लिखते हैं, चाहे वो किसी भी थाना क्षेत्र में क्यों ना रह रहा हो। हर एक नाम के बाद उसके कुछ सादे पन्ने रखे जाएंगे जिन पर प्रत्येक का जांच फल भी लिखा जाएगा कि किस किस के पास जांच किया गया और उनके परिणाम क्या निकलेगा। पुलिस अधीक्षक के लिखित आदेश के बिना इस बही में कोई नाम नहीं लिखा जाएगा। याद रखिएगा कि PM रूल नंबर 118 में कहा गया है कि फरारी व्यक्ति के जो किसी व्यक्ति को अगर फरार घोषित करना है तो ये इसके आदेश कौन देंगे, पुलिस अधीक्षक SP महोदय देंगे और लिखित आदेश
के बिना नहीं किया जाएगा, लिखित आदेश देंगे फिर इसका फरारी बही में संधारण किया जाएगा। एक छोटा सा प्रश्न है, ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, मैंने इसका विस्तृत रूप से वीडियो बना दिया है, फिर भी मैं एक बार पढ़ा देता हूँ कि बृहदंड और लघु दंड जो पुलिस हस्तक नियम 824 के अंतर्गत जो दंड बताए गए हैं उसके अंतर्गत विभागीय सजाओं का वर्णन करें। तो बृहद दंड निम्नलिखित प्रकार दंड होते हैं: बर्खास्तगी, सेवा से हटाया जाना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पिछली या अगली वेतन वृद्धि का समापन और कलंक। बर्खास्तगी मतलब डिसमिस, आपकी जॉब जब चली जाएगी फिर दोबारा आप नहीं आ सकते। सेवा से हटाया जाना मतलब आपको जॉब से हटाए जाने के बाद भी आप दोबारा आप आ सकते हैं या दोबारा कोई भी अन्य सरकारी नौकरी कर सकते हैं। बर्खास्त होने के बाद आप कोर्ट से अगर आप कंप्लेंट करते हैं, कोर्ट में अगर आप जी जाते हैं तो भी आपको नौकरी मिल जाएगी। अनिवार्य सेवानिवृत्ति कहने का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई आपने अपराध किया है, कोई क्राइम हो गई और आपके विभाग में रहना आपके लिए उचित नहीं है, तो विभाग क्या करता है कि आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दिया था। पिछली वेतन वृद्धि अगली वेतन वृद्धि का समापन करने का मतलब यह हुआ कि आपके वेतन में जो भी इंक्रीमेंट वगैरह लगेगा उनको रोक दिया जाएगा। ब्लैक मार्क एक बार ब्लैक मार्क लग जाने पर क्या होगा, आपका 3 साल का जो भी पदोन्नति होगी वो पदोन्नति क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, आपका प्रमोशन रुक जाएगा। उसके बाद है लघु दंड निम्न के ऊपर निंदन होता है। निंदन मतलब होता है चेतावनी। निंदन मतलब क्या होता है, चेतावनी। जैसे आपने दाढ़ी नहीं बनाया, बाल नहीं बनाया, इस तरह की चीज़ें आपके साथ अगर घटित हो जाती है तो आपके जो सीनियर पदाधिकारी रहते हैं वो आपको चेतावनी देते हैं कि आइंदा अगर आप इस तरह से अगर आप इस दशा में पाए गए तो आप पर क्या होगी, विभागीय जांच होगी या विभागीय कार्रवाई होगी या फिर आपको सस्पेंड वगैरह कर दिया जाएगा। तो यही होता है निंदन, मतलब होता है डांट फटकार। 15 दिनों तक निवास स्थान में परिरोध, मतलब 15 दिनों तक आपको क्या किया जाएगा, निवास स्थान में परिरोध कर दिया जाएगा। आपसे सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी वगैरह करवाई जाएगी। दलील जो होती है क्या होती है, ये वर्दी में होती है और इसके अंतर्गत क्या होता है, आपको एक शारीरिक दंड दिया जाता है, मतलब हथियार के साथ। उसके बाद अतिरिक्त गारद कर्तव्य या कलांती कर्तव्य या फटिक ड्यूटी में क्या होगा, आपसे मतलब फटिक से संबंधित कार्य करवा, जैसे घास कटवाना, ईंटा गिट्टी पत्थर आदि को चुनवाना, मैदान को साफ करना आदि, ये सभी दंड दिए जाते हैं। तो ये प्रश्न तो आपके आएंगे ही आएंगे, विभागीय दंड या विभागीय कार्य, ये बृहद दंड और लघु दंड। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अगले वीडियो में हम लोग और बहुत सारे जो भी डिस्क्रिप्टिव प्रश्न हैं उनको देखेंगे। और मैं प्रयास करता हूं कि आप लोग का जो भी मतलब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, कम से कम 20 प्रश्न मैं बता दूं, उनसे आप लोग के 10 प्रश्न आ ही जाएंगे। तो इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल पर नए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।